हेलो फ्रेंड्स। आज पावर प्लांट की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि आपके इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक की। सबसे पहले हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है। उसके बाद हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में जल की संभावित ऊर्जा को इसके उच्च स्थान के कारण इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट की कुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जल के हेड और जल के टरबाइन की ओर प्रवाहित होने वाले जल के आयतन पर निर्भर करती है। जी हाँ, अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो वो जो वाटर होता है, उस वाटर की एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है या बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। और ये जो जल की ऊर्जा होती है, ये टोटली हेड से डिपेंडेंट रहती है। और ये आपका हाइड्रो एनर्जी जो होती है, यानी कि जल जल की ऊर्जा होती है, यानी कि अगर आप जल कहें तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो उस कैटेगरी में यह ऊर्जा सबसे ज़्यादा यूज में लाई जाती है पावर जनरेशन के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद परियोजना कोई प्रत्यक्ष अपशिष्ट नहीं उत्पन्न करती है और जीवाश्म ईंधन संचालित ऊर्जा प्लांट की तुलना में ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी कम उत्पादन स्तर है। यानी कि जैसे आप थर्मल पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे तो कोयला आपका बर्न हो रहा था, तो कोयला बर्न होने के बाद जो है एस यानी कि राख उत्पन्न हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें उसके बाद कोई अपशिष्ट आपका उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि से कि कोई वेस्ट मटेरियल आपका उत्पन्न नहीं होता। वाटर से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करते हैं और फिर वो वाटर आपकी आगे प्रवाहित हो जाती है। भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थापित करने में अग्रणी देशों में से एक था। दार्जिलिंग और शिमला सीवान समुद्र में पावर प्लांट क्रमशः 1898 और 1902 में स्थापित किया गया था। यानी कि जो दार्जिलिंग का पावर प्लांट था ये 1898, और जो शिमला वाला पावर प्लांट था ये 1902 में स्थापित किया गया था। और एशिया में यह पहली बार था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जैसे डैम या हाइड्रो प्लांट भी कहा जाता है, का बड़े पैमाने पर जल इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए किया जाता है। डैम बड़ी नदी के पार बनाया गया है जिससे पूरी नदी में पर्याप्त मात्रा में जल है। कुछ केस में जहां नदी बहुत बड़ी होती है
विभिन्न स्थानों पर नदी के पार एक से अधिक डैम बनाए जाते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होते हैं इन्हें डैम या हाइड्रो प्लांट भी बोला जाता है, और इस प्लांट का उपयोग भारत में बहुतायत रूप से किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। अब अगला जो टॉपिक है ये है हाइड्रोलॉजी। अब ये हाइड्रोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक है आपका हाइड्रो, दूसरा जो है वो है लोगोस। हाइड्रो का अर्थ होता है जल और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि इसके अंतर्गत आप जल का अध्ययन करते हैं। जल कोई भी अगर आप इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत, तो आप जल के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब वो जल के अलग अलग टर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर का वाटर, जल रिसोर्स सहित अन्य प्लांट की स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि जैसे कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर का लेवल, बरसात कब होनी है, कितनी मात्रा में होनी है, तो इन सब का जो अध्ययन होता है ये हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। हाइड्रोलॉजी को एक चिकित्सक को हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर कहा जाता है, जो सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हाइड्रोलॉजी में पृथ्वी या पर्यावरण विज्ञान और भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। विभिन्न विश्लेषणात्मक विधियों और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ये जल से संबंधित समस्याओं जैसे पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं और जल मैनेजमेंट को हल करने में मदद करने के लिए डेटा एकत्र करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया, जल स्टोरेज, व्यवहार और निक्षेपण आदि का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी में जल को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। इसका एक समीकरण भी होता है जो कि P इक्वल टू आर प्लस ई से डिनोट होता है, जहाँ पे P जो है अवक्षेपण होता है, R जो है वो अपवाह होता है, E जो है वाष्पन होता है। अब ये आर पी ई क्या होते हैं हम आगे के टर्म्स में बात करेंगे, हम अभी कुछ देर बाद आपको इसको बताएंगे। अभी आपको जो स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा, यह जल जो है उसके वाष्पन का प्रोसेस दिखाया, यानी कि एक साइकिल दिखाया गया। जो धरती पे पानी होता है यानी कि जमा हुआ है बरसात के द्वारा, वो क्या होता है कि वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा फिर वो ऊपर चला जाता है और बादल के रूप में जमा हो जाता है। फिर वो पानी जो बादल के रूप में वायुमंडल में एकत्रित रहता है, फिर वो बरसात की बूंदों के रूप में आपका पृथ्वी पर आ जाता है, और फिर ये पानी वाष्पन के द्वारा ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि वायुमंडल में चला जाता है, और फिर ये पानी नीचे की तरफ आपका आ जाता है। ये जो प्रोसेस दिखाया गया है ये टोटली वाष्पन का प्रोसेस होता है, जिसमें पानी जो है आपकी वाष्पित होती है। हाइड्रोलॉजी सरफेस जल हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड जल हाइड्रोलॉजी और मेरीन हाइड्रोलॉजी में उपविभाजित करता है। हाइड्रोलॉजी के डोमेन में हाइड्रोलॉजी सरफेस हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी ड्रेनेज, बेसिन मैनेजमेंट और जल की गुणवत्ता शामिल है, जहां जल केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसमें समुद्री विज्ञान और मेट्रोलॉजी शामिल नहीं है, क्योंकि
जल उन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। अब अलग अलग टर्म्स में अलग अलग अध्ययन किए जाते हैं और उनको नाम भी अलग अलग, जैसे केमिकल हाइड्रोलॉजी जल के केमिकल अभिलक्षण का अध्ययन होता है, यानी कि जल का जो केमिकल अध्ययन होगा तो वो केमिकल अभिलक्षण के अंतर्गत होगा और उसको केमिकल हाइड्रोलॉजी बोला जाएगा। अब इको हाइड्रोलॉजी जीवो और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन करता है। हाइड्रोजियोलॉजी ग्राउंड जल की उपस्थिति और स्पीड का अध्ययन है। हाइड्रोजियो केमिस्ट्री इस बात का अध्ययन है कि स्थलीय जल मिनरल्स की अपक्षय को कैसे भंग करता है और जल केमिस्ट्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स हाइड्रोलॉजी और जल रिसोर्स उपयोग के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अनुकूलन है। हाइड्रोमेथोरोलॉजी भूमि और जल बॉडी की सतहों और निचले वातावरण के बीच जल और ऊर्जा के हस्तांतरण का अध्ययन है। आइसोटोप हाइड्रोलॉजी जल के आइसोटोप सिग्नेचर का अध्ययन है। सरफेस हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है जो अर्थ सरफेस पर या उसके पास संचालित होता है। ड्रेनेज सीन मैनेजमेंट जल स्टोरेज और बाढ़ सुरक्षा के रूप में जल स्टोरेज को कवर करता है। और जल की गुणवत्ता में नदियों और झीलों में जल केमिस्ट्री शामिल है। दोनों प्रदूषक और प्राकृतिक हैं। अब हम लोग अगला जो टॉपिक होगा ये होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है। अब आपको ये एक फिगर दिख रहा है, मैं इस फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। हम जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी का मुख्य सोर्स जल की गतिज ऊर्जा है, यानी कि जो जल की गतिज ऊर्जा होती है उसी का उपयोग इस पे किया जाता है। उस स्थान पर इस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जाता है जहां बहुत अधिक जल होता है। जब ऊपर की तरफ और निचली स्ट्रीम के स्तर के बीच अंतर होता है तो जल प्राकृतिक प्रवाह बनाए रखता है, लेकिन कुछ सतहों पर अधिकतम जल इकट्ठा करने के लिए कृत्रिम विधि द्वारा सतहों के बीच अंतर किया जाता है और जल इकट्ठा करने का उद्देश्य उपभोक्ता की मांग को पूरा करना है। पेन स्टॉक के माध्यम से ऊपरी स्ट्रीम का जल पावर हाउस की ओर हाइड्रोलिक टरबाइन की ओर मोड़ देता है। ये टरबाइन अधिकतम गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलते हैं और बाकी टरबाइन हानि के रूप में जाते हैं। टरबाइन की मैकेनिकल ऊर्जा शाफ्ट द्वारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर में स्थानांतरित की जाती है। कुल गतिज ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा टरबाइन द्वारा बाहरी वातावरण में वितरित किए गए जल के साथ चला जाता है।
अधिकांश हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसी जगहों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घनी आबादी और औद्योगिक क्षेत्रों में बन डैमों से बड़ी मात्रा में जल एकत्र करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं या फिर फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये जो फिगर दिख रहा है ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का फिगर है, जिसमें सबसे टॉप पे एक रिजर्वर है, उसके बाद डैम, फिर सर्ज टैंक, उसके बाद पेनिस्टॉक और उसके बाद वाल्व और फिर पावर स्टेशन। तो एक एक करके समझेंगे कि सबका यहाँ पे मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्वर की कि रिजर्वर क्या होता है। डैम से पहले का हिस्सा है जहां पानी एकत्र रहता है, यानी कि वहां से हम आप जब चाहें पानी को आप पेनी स्टॉक में भेज पाए, तो उसी को रिजर्वर बोला जाता है। जैसे कि आप अपने काम के लिए, यानी कि अपने घरेलू काम के लिए या फिर अन्य किसी काम के लिए किसी जगह पे आप मान लीजिए गड्ढा खोद के पानी को वहां एकत्रित कर रहे हैं, तो वो जो आपका हिस्सा होगा वो रिजर्वर कहलाएगा, क्योंकि आप उसमें वाटर को रिजर्व कर रहे हैं, इसलिए आपका वो जो हिस्सा होगा वो वाटर रिजर्वर कहलाएगा। उसके बाद डैम, डैम को बांध बोला जाता है। अब ये क्या करता है, जो रिजर्वर है उसमें एक सिरे के रूप में रहता है और ये पानी को दूसरी तरफ जाने से रोकता है। जैसे कि आप नदियों में देखते होंगे कि दोनों साइड में मिट्टी से या फिर किसी भी चीज से परत दर परत, यानी कि लेयर बाय लेयर करके एक ऊंचा सा भाग बना दिया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब वाटर का लेवल अधिक होता है और पानी जो है वहां तक पहुंच जाता है, यानी कि जो लेयर आपकी बनी होती है ऊंचा सा भाग, तो वाटर दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। उसी के अंतर, यानी कि नदी का जो फ्लो होता है वो उन्हीं दोनों भागों के बीच में बहता रहता है, तो उसी को आप बांध बोलते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होता है, लेकिन इस डैम को आप किसी भी मटेरियल से नहीं बनाते हैं, स्पेशल मटेरियल जैसे कि इसे कंक्रीट वगैरह से बनाया जाता है। और ये जो डैम होते हैं ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि आने वाली क्लासेस में जब मैं एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करूंगा तब मैं आपको उसको बताऊंगा कि उसके कितने प्रकार होते हैं और कौन सा प्रकार कहाँ पे यूज में लाया जाता है। इसी तरह आपके जो रिजर्वर होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपका आता है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होता है, जब आप डैम से पानी को आगे की तरफ प्रवाहित करेंगे, जब आप डैम से पानी आगे की तरफ प्रवाहित करेंगे और मान लिया कि इस वाल्व को आप खोल देंगे, ठीक है, इस वाल्व को आप खोलेंगे और पानी को आगे प्रवाहित करेंगे, तो पानी को कोई माध्यम चाहिए टरबाइन तक जाने के लिए, तो वो माध्यम का कार्य जो है वो पेनी स्टॉक करता है। ठीक है, पेनी स्टॉक आपको ये कहें कि एक पाइप नुमा होता है, यानी कि एक पाइप की आकृति का होता है और उसी में जो है वाटर फ्लो करता है। अब वाटर की गति ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है ये बात आती है।
अब देखिए डैम जो है वो ऊपरी सिरे पे है यानी कि ऊंचाई पे है, और आपका पावर स्टेशन यानी कि जो टरबाइन्स वगैरह हैं वो नीचे हैं। तो रिजर्वर से जब पानी को आप आगे की तरफ भेजेंगे तो एक स्लोप होने के कारण वाटर के अंदर एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, और उसी गतिज ऊर्जा के कारण जो आपका पावर स्टेशन दिखाया गया है उसमें टरबाइन होती है, और ये टरबाइन मूव करती है। और ये टरबाइन मूव कैसे करती है? ये जो टरबाइन होती है उस टरबाइन में ब्लेडें होती हैं, और जो वाटर का फ्लो है यानी कि वाटर की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके माध्यम से जो ब्लेड है वो मूव करने लगता है। और जैसे पहले की क्लासेस में जैसे मैंने बताया जैसे थर्मल पावर प्लांट में, उसी तरह ये जो टरबाइन्स होती हैं इनकी ब्लेडें एक शाफ्ट पर लगी होती हैं, और उस शाफ्ट भी क्या करने लगेगा जब ब्लेड मूव करेंगी वाटर की गतिज ऊर्जा के कारण, तो वो शाफ्ट भी मूव करने लगेगा, और वो शाफ्ट जो है मूव करने से आप ये कह सकते हैं कि टरबाइन यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। और फिर आपकी अभी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न नहीं हुई, उसके बाद एक और इक्विपमेंट लगा होता है या उपकरण लगा होता है जिसको आप इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। और वो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है टरबाइन, वो एक शाफ्ट पे जनरेट करता है, और ये शाफ्ट जो है यानी कि शाफ्ट का जो दूसरा सिरा है ये अल्टरनेटर यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ा होने के कारण जो अल्टरनेटर होता है या इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है क्योंकि उसमें बाइंडिंग वगैरह होती है, और उसी के कारण उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके आपने या गतिज ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और उस मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो सर्ज टैंक आपको दिख रहा है, इस सर्ज टैंक का क्या काम होता है? बेसिकली ये जो सर्ज टैंक होता है ये जब आप डैम से वाटर को आगे की तरफ खींचते हैं तो वाल्व हाउस को आप खोलेंगे यानी कि वाल्व को खोलेंगे और आगे पानी प्रवाहित करेंगे। लेकिन अगर आप अचानक में जब वाल्व को बंद करते हैं, जब आपको पानी की आवश्यकता आगे नहीं होती है, तो वो जो पाइप होता है उसमें प्रेशर अत्यधिक हो जाएगा, और प्रेशर अधिक होने के कारण पाइप फट सकता है। जिससे बचाने के लिए आपको एक सर्ज टैंक बनाना पड़ता है, यानी कि उसी पाइप में से एक ऊपर की तरफ कनेक्शन को निकालना पड़ता है, जिससे कि वाटर का प्रेशर उस पाइप में कम हो जाता है, और पानी जो है वो थोड़ा सा सर्ज टैंक में चल जाता है और वो प्रेशर को कम कर देता है। सर्ज टैंक का काम यही होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंतर्गत जो आप मुख्य मुख्य कंपोनेंट बताए, एक बार फिर से मैं उसको दोहरा देता हूँ। स्टोरेज रिजर्वर, उसके बाद डैम, स्लिप वेज, पेनिस्टॉक, सर्ज टैंक, रेक्स, टेल रेस, जल टरबाइन और पावर हाउस। स्टोरेज रिजर्व को मैंने बता दिया कि ये जो पानी होता है यानी कि रिजर्वर में बेसिकली पानी को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि जल को इकट्ठा किया जाता है।
क्योंकि नदी या घरों से जल की आपूर्ति में कई समस्याएं आती हैं, इसलिए पूरे वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक डैम बनाना और उसमें जल का स्टोरेज करना आवश्यक है। एकत्र की गई आपूर्ति से टरबाइन को शुष्क जलवायु में भी संचालित किया जा सकता है। डैम डैम जैसा कि मैंने बताया, यह कंक्रीट या पत्थर का बना होता है। डैम का प्रकार और व्यवस्था स्थान की बनावट पर निर्भर करती है। पेनिस्टॉक का मैंने बता ही दिया है कि या खुली या बंद ट्यूब होती है, ट्यूब नुमा होती है, जो कि टरबाइन की उच्च गति पर ले जाती है। और आमतौर पर ये जो ट्यूब होती हैं, ये सीमेंट या स्टील की बनी होती है। सर्ज टैंक टरबाइन से सटा हुआ और इसमें अतिरिक्त स्टोरेज होता है। सर्ज टैंक अक्सर उच्च टर्मिनलों और मध्यम टर्मिनलों वाले इलेक्ट्रिकल प्लांटों में स्थापित किए जाते हैं, जहां जल के सोर्स और टरबाइन के बीच एक समान दूरी होती है और जहां लंबे पेनिस्टॉक की आवश्यकता होती है। जब भी टरबाइन या जनरेटर का पर लोड कम होता है तो स्टोरेज टैंक जल को स्थिर रखने के लिए निर्धारित करता है। इसी तरह जब टरबाइन पर लोड बढ़ता है तो अतिरिक्त जल की आपूर्ति ये सर्ज टैंक कर लेता है। और उसके बाद है वाटर टरबाइन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या करता है। ये जो है वाटर का जो गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि जल की जो गतिज ऊर्जा होती है, उसको मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सो अगर बात करें कि आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ा। उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, यानी कि उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। और जिसके अंतर्गत हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ा। हाइड्रोलॉजी कहें तो ये ग्रीक से हाइड्रो और लोगोस से मिलके बना हुआ है। हाइड्रो का मतलब होता है जल और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत आप जल के बारे में अध्ययन करते हैं या फिर जल के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की वर्किंग को समझने की कोशिश की है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। आपके सामने जो चित्र है वो दिख पा रहा होगा, आप उसके माध्यम से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आने वाली क्लासेस में, यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में, हम आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्लासिफिकेशन समझाएंगे, यानी कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, या फिर आगे डिस्कस ये भी करेंगे कि किस प्रकार का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। और आने वाली कुछ क्लासेस में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि टरबाइन, डैम्स, ये जो सर्ज टैंक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम, इन सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। सो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।